आपके पास वह चीज जाए जिससे आपका ज्ञानवर्धन के साथ आपकी जागरूकता फैले। यही निष्पक्ष पत्रकारिता कही जाएगी। नाचे खेले धरिवे ध्यान, अहनिसी कथिका ब्रह्म ज्ञान। नाचते खेलते हुए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब आम जन के पास 3 रुपए का अखबार हाथों में उपलब्ध हो जाता है। बौद्धिक जीवन के समग्र सार को ही तो साहित्य कहते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपने जग में हो थसाए। क्षणयन्नाम उपयति तदैव रूपम रमणीयताया। वही रमणीक है। आज कुंभ में लोग जा रहे हैं, खाली डुबकी मारे थोड़े, आनंद का अनुभूति भी कर रहे हैं। है तीर्थराज प्रयाग, यहाँ हर साल स्वर्ग बन जाता है। जी। पूरे भारत का दृश्य यहाँ हर वर्ष प्रकट हो जाता है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, चिड़ियाघर और नक्षत्रशाला, तो सड़कों का विस्तार तो आप फ्लाईओवर्स देख सकते हैं, अंडर पासेस देख सकते हैं, क्या नहीं है गोरखपुर में। और सबकी देन योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, इसलिए सब है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो हमारे व्यक्तित्व पर असर डालता है। हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो आसपास के वातावरण के हिसाब से होता है। जब हम मानव जीवन की संकल्पना के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में जो चित्र उभरता है वो गृहस्थ जीवन का चित्र उभरता है कि बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट मानव जो सब कुछ करने के लिए सक्षम हो, उसी का चित्रण हमारे मन में उभरता है। तो जो जीवन है, गृहस्थ जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि यह मानव जीवन का निर्माण स्थल है, यह मानव जीवन का उत्पत्ति स्थल है, यह मानव जीवन का निर्माण स्थल है, यह श्रेष्ठतम कर्मों का शिक्षण स्थल माना जाता है और श्रेष्ठतम कर्मों की परंपराओं का निर्वहन स्थल भी है। यानी गृहस्थ आश्रम में ऐसा आश्रम है, या यूँ कह लें कि यह ऐसी अवस्था होती है कि इसी में व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। मतलब हम जो कुछ चाहें वो अर्जित कर सकते हैं। यह जो है प्रेम एवं प्रियता का आकर्षण पूर्ण लोक भी है। यह सुख और आनंद का रमणीय धाम भी माना जाता है। धर्म की पावन पुनीत वेद मानी जाती है। लौकिक रति और पारलौकिक गति का आधार भी यही जीवन माना जाता है। यानी इसी जीवन पर सारा सब कुछ निर्भर होता है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे सामने, व्यक्ति भी परिवेश का भाग होता है। यानी जब व्यक्ति बेहतर परिवेश में अपना बेहतर निर्माण जब कर लेता है तो वह भी उस परिवेश का हिस्सा बन जाता है। तो आज हम जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं वैसे ही सुंदर परिवेश के आप भी एक हिस्सा हैं। नाम है अखिलेश चंद और हम लोग इस समय बैठे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में। और आज अखबार, जो बहुत ही जाना माना अखबार है, आज अखबार के आप स्थानीय संपादक हैं और आपके पास प्रबंधन का भी चार्ज है, प्रबंधन का भी भार है आपके पास, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो आपका व्यक्तित्व है, आपने आध्यात्म को, आपने साहित्य को, आपने आधुनिकता को एक स्वरूप में आपने जिया है। और आज जब हम बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दर्शक एक ही साथ आध्यात्म को, धर्म को, साहित्य को, आधुनिकता को, सबका चित्रण आपके सामने दिखेगा। तो अखिलेश जी, हम आपसे बात करें इसके पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद उमेश जी, मेरे कक्ष में आने का, आज अखबार में आपका प्रवेश का बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए दर्शकों से भी मेरा अभिवादन है। अखिलेश जी, जैसे चूंकि बातचीत का सिलसिला, चूंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि हम कहाँ से शुरू करें हमें खुद नहीं समझ में आता। गृहस्थ आश्रम की बात की, वहीं से शुरू करते हैं। गृहस्थ आश्रम की ही बात शुरू कर लेते हैं। दर्शकों से मुखातिब हूं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जो आपकी जीवन यात्रा रही, जी, आपका जन्म स्थान, जी, आपकी पढ़ाई लिखाई, जो प्रारंभिक शिक्षा, वहाँ से लेकर अब तक का जो सफ़र है, उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, प्रथम मैं अपने परिवार के ही परिचय में जाता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बाबा जी का नाम राम नरेश चंद था। और जो उमेश जी ने कहा कि परिवार ही स्वर्ग हो जाता है अगर गृहस्थ आश्रम को अगर आदमी ठीक से जिए, तो इस बारे में मेरे बाबा का कथन था, अगर सामने आज्ञाकारी पुत्र हो, घर में सुशील पत्नी हो, बहुरानी हो और छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने नाती पोते खेलते हुए हों,
तो कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। कैलाश भी तो भगवान कल्याणकारी शिव का ही तो स्थल है, जहाँ माता पार्वती है, शिव है, और माता के गोद में कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, नंदी है, ये सब उनका परिवार है। तो वो परिवार अगर हमको अपने गृहस्थी के क्षेत्र में ही मिल रहा है, घर में मिल रहा है, तो कैलाश जाने की क्या आवश्यकता, वहीं सब कुछ है। ये मेरे बाबा का विजन था। मेरे पिताजी कोल माइंस में कमांडर थे, लेकिन उनका आत्मिक जुड़ाव गोरखपुर से था। वो अपने पिता को, मतलब मेरे ग्रैंडफादर बाबा जी को क्या दें गिफ्ट में, तो उनको कुछ नहीं समझ में आया। तो कल्याण पत्रिका जो गीता प्रेस से निरंतर प्रकाशित होती है, वह कल्याण पत्रिका विधिवत मेरे मालहनपार ग्राम के बाबा जी के जो निवास स्थल था वहाँ तक पहुँच जाया करती थी बाबूजी के जरिए। तो इससे घर में एक आध्यात्मिक माहौल हुआ। रामचरितमानस वगैरह पर उनकी पहले से ही प्रगाढ़ रुचि थी, उन्हें पूरा कंठस्थ था। तो षड दर्शन वगैरह में बाबा जी की अलमारी साफ करते वगैरह सब उसकी टीकाएं पड़ गया था। चाहे वो कणाद का वैशेषिक हो, चाहे पातंजल का योग हो, चाहे कपिल का सांख्य हो, चाहे उत्तर मीमांसा हो, चाहे पूर्व मीमांसा हो, अथवा गौतम का न्याय दर्शन हो, इसकी टीकाएं पढ़ गया था मैं। और तमाम पुराण बाबा के अलमारी में सजे हुए रहते थे। जो गीता प्रेस से ही जुड़ा होता तो हर पुस्तक उपलब्ध हो जाती थी। बाबा का आध्यात्मिक रुचि अगाध प्रेम था उनका। तो कहने का मतलब है दर्शक मित्रों, साथियों, जो भी सुन रहा है इस कार्यक्रम को, कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रुचि से अगर आपका सामने बैठ जाता है तो आप सहज में बहुत सारे गुण प्राप्त कर लेते हैं। जो आपका जन्म स्थान रहा है जी, और जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जन्म स्थान तो मेरा चेन्नई में हुआ, लेकिन चूंकि स्थानांतरण होता रहा है, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो चेन्नई से फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद अन्य स्थानों पर होते हुए थे। बाल्यकाल हमारा जो है 7th 8th का जो समय होता है वो हमारा बनारस में बीता है। अच्छा। बेसेंट थ्यास्कल सोसाइटी रथ यात्रा पर है, विवेकानंद का एस्टैब्लिश किया हुआ, वो बसंता कॉलेज जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो बेसेंट थियास्कल सोसाइटी से मैंने हाई स्कूल किया, यूपी बोर्ड से ही संचालित था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थियास्कल सोसाइटी में वो जब हमारा रिजल्ट आया तो वो पूरे इस विद्यालय के जो 10th बोर्ड के बच्चे थे सब फर्स्ट या सेकंड, थर्ड कोई था ही नहीं। अच्छा। तो इतना टॉप रैंकिंग के बाद अब वो इंटर में एडमिशन मेरा क्वींस कॉलेज में कराया गया। तो क्वींस कॉलेज से मैंने इंटर किया। क्वींस कॉलेज बनारस, लहुरा बीर, हाँ। अच्छा, संस्कृत अच्छा। विश्वविद्यालय का पहला का नाम क्वींस कॉलेज, तो अच्छा। इंटर कॉलेज वो अलग हो गया। और क्वींस कॉलेज से मेरा सीधे BHU की तरफ मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया। अच्छा। बीच में मेरा डिस्टर्ब भी हुआ, लॉ मैंने किया, 6-7 सेमेस्टर क्लियर किए। अच्छा। पूरा नहीं हो सका, शादी हो गई मेरी उसी दरमियान। अच्छा। तो थोड़ा सा डगमग हुई स्थिति, लेकिन फिर मैंने अपना ट्रैक पकड़ लिया और BA MA मैंने BHU से किया। MA मेरा बड़ा रोचक हो गया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था इंडोलॉजी में 2 डिपार्टमेंट थे, कल्चर और हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। अच्छा अच्छा। कला भवन के जस्ट बगल में हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स था और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे थे अनंत दास जी। अच्छा। तो अनंत दास और रचितानंद दास गुप्ता, ये लोग हमारे सीनियर रीडर प्रोफेसर थे। दीनबंधु पांडे। और हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में जो विषय मैंने पढ़ा, उसमें मैंने पढ़ा भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक। जैसे पर्सी ब्राउन की 2 बुक थी एंशंट आर्किटेक्चर में, एक थी मुगल आर्किटेक्चर और गुलामो वंश के बनाए हुए स्थापत्य, और दूसरा था मंदिर स्थापत्य, मंदिर वास्तु। और स्थापत्य में तमाम मूर्तियों की शैली, उसमें कौन से मॉन्यूमेंट यूज्ड, मटेरियल यूज्ड इन ए मॉन्यूमेंट, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ मॉन्यूमेंट, ये सब डिस्कस करते हुए मुझे एक भारतीयता का वह ज्ञान हुआ जिसमें कि उसका मतलब, अब जैसे कहने का मतलब कि राव साहब जो द्वारकापुरी का एक्सकवेशन कर रहे थे सागर के नीचे द्वारका, उसकी स्लाइड्स दिखाई जाती थी कला भवन में। तो वो सारे हम लोग स्टूडेंट्स आकर के बैठ कर के देखते थे कि वो समुद्र के नीचे जो समा गई है द्वारकापुरी, वो इस तरह थी, वो दिखाते थे बाकायदा स्लाइड। ये बड़ा खेदजनक विषय है कि टेम्पल आर्किटेक्चर बाबरी विध्वंस के बाद
भारतवर्ष में बैन कर दी गई, क्योंकि उसमें उसका उल्लेख था कि किस प्रकार वो पिलर्स को, स्तंभों को खुरच करके उसका एक स्वरूप खड़ा कर दिया गया था। तो वो किताब बैन कर दी गई, लेकिन वो बड़ी रोचक किताब थी। वो पर्सी ब्राउन ने प्लास्टिक कोटेड पेजेस थे उसके, 2 वॉल्यूम के। अच्छा। बहुत कुछ उसमें ज्ञानवर्धक बातें थी। तो आध्यात्मिकता इस तरह से आपकी जो शिक्षा थी, आपकी जी, जो है, जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आप जो है काशी में ही आपने शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन आपका जो अखबार के क्षेत्र में आने का जो क्रम, बड़ा रोचक प्रश्न है उमेश जी आपने किया है, मेरे एकदम मन के मुताबिक। बिल्कुल, अखबार को आपने क्यों चुना, कैसे यहाँ अखबारी जीवन में जो आपका प्रवेश हुआ उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कोई कितना भी बड़ा हो, अपनी रोजी रोटी, और मेरी माँ कहती थी हिल्ला रोजी बहाने मौत। बिल्कुल। तो हिल्ला से ही रोजी मिलती है, और एमए बीए का कोई अस्तित्व है नहीं वास्तव में। करवाने तो इंजीनियर, डॉक्टर लोग पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तो अब मैं क्या करूं? तो मेरे हाथ में लेखनी थी और मेरे पास जो है तमाम ऐसे मटेरियल थे मैं लिख सकूं। तो मैंने पहला आर्टिकल एक लिखा मंदिर स्थापत्य के विषय में, और दूसरा था मुगल कालीन, क्योंकि दोनों आर्किटेक्चर मैंने पढ़ा था, मुगल कालीन उद्यान और मकबरे। और ये दोनों आर्टिकल लिख करके मैं बनारस में, काशी जी में, मैं आज प्रेस के कबीर चौरा के कार्यालय में गया। उस समय जो स्थानीय संपादक थे वहाँ के, उन्होंने बहुत व्यस्त थे और मेज पर उनके कागज पत्तर से भरा हुआ था मेज, और उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। मैंने कहा सर, एक आर्टिकल है आपके अखबार में प्रकाशित करने के लिए, मैं स्वयं लिख के आया हूँ। मैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का अभी जस्ट मैंने एमए क्लियर किया और सोच रहा हूँ कि कुछ रिसर्च वगैरह करूँ, शोध वगैरह करूँ। तो उन्होंने धीरे से कहा कि रख दीजिए, मैं देख लूँगा। कुछ दिनों बाद मई का महीना आ गया, और मेरे पिताजी के मित्र एक एसपी सिंह थे, जो प्राणी विज्ञान बीएचयू में रीडर के पद पर थे। तो उन्होंने कहा, अरे अखिलेश सुनो सुनो, तुम वो लिखते पढ़ते भी हो क्या? मैंने कहा जी गुरुजी, क्या हुआ? अरे एक आर्टिकल छपा है, आज के 25 मई का दिन था, शायद 1980 वगैरह की बात थी। उसमें तुमने मुगल कालीन उद्यान और मकबरे को डिस्कस किया। और देखिए, पहला लेख मेरा आज के संपादकीय पेज पर, जबकि कोई अन्य अखबार का अस्तित्व भी नहीं था वहाँ पर। 1980 में वो मध्य में स्थान दिया गया, और बाकायदा स्केच वगैरह भी ताजमहल का उन्होंने ही बनाया। मैंने तो उसमें साइप्रस, जो मकबरे के सामने साइप्रस के वृक्ष और संतरे के वृक्ष थे, उनका सिंबॉलिक क्या महत्व था। जैसे कोई इटर्निटी का प्रतीक है, तो कोई जीवन के प्रति अनुराग का प्रतीक है। और क्यों दरिया थी मुगल को, क्यों कानों में कल कल निनाद प्रिय था, ये सब का मैंने डिस्कस किया। उसी को उन्होंने तपती दोपहरिया में छाप दिया। ये मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा, और मैं बड़ा उछलते हुए अपने रीडर साहब दीनबंधु पांडे जी के पास गया, और मैं इसके अंदर से घुस के उनका चरण स्पर्श का। उनका एक बहुत सौम्य और शिष्ट ढंग से एक पंक्ति थी, अरे इतनी सी उपलब्धि में तुम इतना उछल रहे हो। बाद के दिनों में तमाम आर्टिकल लिखे, तमाम पुस्तक में लिखे। आज भी योगवाणी में तीसरा आर्टिकल मेरा गया है, और आर्टिकल के हेडिंग भी बहुत बढ़िया बढ़िया होती है। जैसे गोरखबानी की एक हेडिंग मैंने लिखी, नाचे खेले धरिवे ध्यान, अहनिसी कथिका ब्रह्म ज्ञान। और इसी प्रकार दूसरा आर्टिकल मेरा जीवन का अंतिम ध्येय है। और तीसरा आर्टिकल जो अभी गया है, जो जनवरी के लिए प्रकाशित होने वाला है, उसमें मैंने पलटू कवि का एक लाइन लिखी, देखे सब संसार पल कलैया उल्टी खाओ, नाचो खेलो ज्ञान का ढोल बजाओ। जैसे ये तो रहा आपका जो है, जैसे उत्साहवर्धन हुआ आपने जब अपनी प्रतिभा को, अपने विचारों को लिख करके, और आज अखबार के कार्यालय में आपने जब प्रस्तुत किया, और वह लेख जब आपका प्रकाशित हुआ, वहां से आप उत्साहित हुए, और हमें लगता है कि वह उत्साहवर्धन ही आपको यहाँ तक लेके आया। जी, मुझे मेरे गाँव में मेरे जो जमीन जायदाद है उसको संभालने की भी प्रेरणा देते रहे माता जी वगैरह। तो मैं गांव की तरफ आया, मैं यहीं आज अखबार में आकर, यानी गोरखपुर से आपकी जो, गोरखपुर से ये जुड़ाव था मेरा। शार्दुल विक्रम गुप्त जो मालिक है संस्थान के, इन्होंने मेरी लेखन प्रतिभा से प्रभावित होकर के 100 साल जब पूर्ण हुए 1920 में इसका स्थापना हुआ है। 1920 में उन्होंने अपने एडिटर इंचार्ज से, बनारस के जो सभी एडिशन के थे, उनसे एक आर्टिकल मांगा। अच्छा। और कि 100 साल पर उससे मांगो अखिलेश से, वो लिख करके देगा। तो 100 साल पर जो आर्टिकल मैंने दिया, उसका शीर्षक था निरंतरता के 100 वर्ष पूरे। तो
तो इस तरह से अखबारी जीवन आ गया, लेकिन यहाँ जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा हो गया। मतलब एक 100 आदमियों के परिवार बिल्कुल, को बिल्कुल। रोज चलाना और नित्य प्रकाशन, डेली प्रोडक्ट है मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक दिन भी प्रोडक्शन रुका तो आरएनआई और एबीसी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन से ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल। ये एक बड़ा चैलेंजिंग, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसको मैं निरंतर अब तक करता चला रहा हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट भी एडिटर तो कभी रिटायर्ड होता नहीं, लेखनी का प्रभाव तो कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मालिक ने, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शार्दुल विक्रम गुप्त जी ने, हम लोगों को एक अवसर प्रदान किया कि जब तक मैं कार्यरत हूँ तो तुम लोग भी अपने उत्साह को क्यों कम कर रहे हो, जब तक हाथ पांव काम कर रहा है, तुम लोग भी अपना स्किल्ड पर्सन हो भाई, उसको संस्थान की सेवा करो। तो इसलिए लगा हूँ। एक समय हुआ करता था जब लोगों को सुबह उठते ही अखबार की चाहत होती थी और तुरंत जो है, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग मोबाइल हाथ में लेकर के और खबरों को तुरंत जो है, सूचनाएं तुरंत उन्हें मिल रही हैं। तो आज के इस सोशल मीडिया के इस युग में जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबार है, उसकी प्रासंगिकता कितनी रह गई है? क्या मैं यही बता रहा हूँ। सोशल मीडिया में खबरों का पुष्टि लगभग नहीं के बराबर है। बिल्कुल। लेकिन प्रिंट मीडिया में जो हमारे प्रामाणिक स्रोत हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो संवाददाता हो, चाहे संवाद सूत्र हो, उनकी प्रामाणिकता हमारे पर साबित की जा चुकी है कि वो प्रामाणिक समाचार ही दें। यदि वो कोई गलत समाचार भेज देते हैं तो दूसरे दिन हमको खेद प्रकाश करना पड़ता, और ये मरने तुल्य है खेद प्रकाश। मतलब हम अपनी गलती को करके फिर खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऑथेंटिक जो स्रोत हैं वो गलत चीज़ नहीं भेजते हैं, और हम पुष्टि कर लेने के बाद ही, आजकल तो ग्लोबल है कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात तो है नहीं, तो उसकी पुष्टि कर लेने के बाद ही हम छापते हैं। रह गई आज अखबार और कंपटीशन की बात, तो अभी निश्चित रूप से 105 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अखबार का प्राइस लेवल जो है कम रखने से हमारे अखबार 7 जिलों में, गोरखपुर से संबंधित कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ, 7 जगह कोई सेंटर हमारा डेड नहीं है। मतलब आम जन के पास 3 रुपए का अखबार हाथों में उपलब्ध हो जाता है। और देखिए अखबार का मतलब, और सोशल मीडिया जो आपके उमेश जी ने सवाल उठाया, तो सोशल मीडिया का हमको कोई ज्ञान नहीं है कि वो लोग न्यूज़ भेजते हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है और किस माध्यम से वो पोस्ट करते हैं। लेकिन हमें तो सिखाया गया है ना, इवेंट्स मीन्स न्यूज़। बिल्कुल। घटना ही समाचार हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे खेलकूद से संबंधित हो, चाहे वो दुर्घटना घटना इत्यादि हो, इवेंट्स ही न्यूज़ है। और उसके बाद जो आपका ज्ञान है, जहाँ ज्ञान आपका उछाल मार रहा है और आपको लिखना ही है, तो उसके लिए स्तंभ लिखा जाता है जो एडिटोरियल पर प्रकाशित होता है। ये आज का बड़ा बढ़िया दिन इन्होंने चुना है। आज 16 जनवरी है और एक स्तंभकार फॉकमैन के नाम पर इसे शून्य दिवस कहा जाता है, आज 16 जनवरी के दिन को। अच्छा। हाँ, शून्य दिवस कहा जाता है। और मोदी जी ने भी 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, उद्यमिता, युवाओं के उद्यमिता के लिए स्टार्टअप दिवस भी मनाया है, बताया है 16 जनवरी को। तो ये दुख दो आप अनजाने ही है, लेकिन ये संयोग था कि आज शून्य दिवस है। संसार भी इसी प्रकार है। देखिए हम लोगों के अंदर 3 चीजें नैसर्गिक रूप से विद्यमान है। एक है जिसको इंटेलिजेंसिया क्वार्शियो कहते हैं, बौद्धिक क्षमता। दूसरी आजकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोगों के भी लिए जांचा जाता है, इमोशनल क्वार्शियो, भावात्मक क्षमता। और तीसरा जो हम और उमेश जी को बचपन में माता पिता की कहानियों से ही, दादा दादी के किस्सों से ही मिला है, वो है आध्यात्मिक क्षमता, स्पिरिचुअल क्वार्शियो। ये हम लोग को स्वाभाविक रूप से, माने राम भगवान का गए 14 वर्षों के लिए वनवास, और कौरव पांडवों की लड़ाई में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 साल, ये सब खेलते कूदते हम लोग जान गए ये सब अपनी स्टोरीज। अच्छा, चूंकि आप अखबार के संपादन कार्य में लगे हुए हैं, जी, तो संपादक जो होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह जो कुछ भी लिखता है,
जो कुछ भी वह अपने पाठकों के पास वो पहुंचाता है, उनके हाथ में जो चीज़ें जाती हैं उसकी विश्वसनीयता ये पाठक मान के चलता है कि जो चीज़ मुझे मिल रही है वो बिल्कुल 100% वो सही है। और ये चीज़ लगातार ये अनवरत बनी रहे और स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता, बिल्कुल बेदाग पत्रकारिता, वो उसका क्रम अनवरत जारी रहे, इसके लिए क्या आप प्रयास करते हैं, क्या कहें? देखिए उमेश जी, बड़े रोचक प्रश्न हैं आपके, जो कि निश्चित रूप से दर्शकों के लिए एक जिज्ञासा और उसका समाधान भी प्रस्तुत करना है हमें। बिल्कुल इस बार चर्चा के दौरान देखिए, किसी राष्ट्र का बौद्धिक जीवन के समग्र सार को ही तो साहित्य कहते हैं। पंचतंत्र में कहानियां हैं जिसमें 3 मछलियों की कहानियां हैं, प्रत्युत्पन्नमति, अनागत विधाता और यद भविष्यति। ये 3 मछलियां हैं, सरोवर में विचरण कर रही हैं और उनको लगता है कि पानी प्रदूषित होने लगता है, तो प्रत्युत्पन्नमति जो हाजिर जवाब है वो कहती है इसका कोई असर नहीं है, मैं जवाब खोज लूँगी, अभी जब तक तुम लोग जी रहे खा रही हो तब तक इसी में विचरण करो। तो यद भविष्यति कहती है अपने नाम के अनुकूल उसका कि जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन अनागत विधाता, विधाता कैसा होगा, एक ही प्रवाह में सब ले जाएगा या उसमें जल प्रदूषण में सब मछलियां मर जाएंगी। इसलिए एक मछली येन किन प्रकार किसी मार्ग से दूसरे सरोवर को चली जाती है और वही सरवाइव होती है। यही आज सोशल मीडिया और समाचार पत्र और ये सब तीनों सरोवर में 3 मछलियां हैं और वो वही सरवाइव करेगा जो यथा स्थान अपने स्थान पे जहाँ पर ऑक्सीजन उसको मिलता है। आज अमृत की बूंद कभी किसी जमाने में गिरी सतयुग में, और कुंभ नहाने लोग कितने लोग जा रहे हैं। आज ही योगी जी का आह्वान है कि मौनी अमावस्या को भी इससे ज़्यादा सफल बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें आध्यात्मिकता को प्रश्रय तो अवश्य देती हैं, लेकिन इसमें सबक भी मिलता है कि बौद्धिक जीवन का समग्र सार ही साहित्य है हमारा। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र हितोपदेश, मूर्ख बच्चों को विद्वान बनाने के लिए मछली, पेड़ पौधे, पक्षी, उल्लू, काकोलुकीयम, कौवा और उल्लू की कहानियों से उन्हें अक्लमंद बना दिया गया था। बिल्कुल ऐसे थे विष्णु शर्मा। सोचिए कितनी आनंद का विषय तो साहित्य रोमांच हो जाता है। हम लोग साहित्य पर ही जो है अखबार के बहाने, निष्पक्ष पत्रकारिता के बहाने हम लोग साहित्य पर चर्चा ज्यादा ही कर लिए। जी निष्पक्षता, क्योंकि निष्पक्षता आपकी बरकरार रहे जी, आपकी पत्रकारिता वो जीवंत बनी रहे। अच्छा कि आपने हमें याद दिला दिया। बिल्कुल तो उस पर हम जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जी मैं वही बताऊंगा आपको। बिल्कुल, यह हम लोग गौतम बुद्ध की भी स्थली है, कबीर का भी बिल्कुल स्थान है। बुद्ध के अष्टांग मार्ग का आपको ध्यान होगा, क्योंकि आपकी भी रुचि मैंने अक्सर देखा है। बिल्कुल। आप चर्चाओं के माध्यम से सुना भी है कि आप बहुत कुछ आध्यात्म पर लोगों से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बोला कि संपादन का क्या दायित्व है, तो संपादक की भी लेखनी सम्यक होती है। आपको एक्साइटेड करने के लिए वो नहीं लिखता है, न ही आपको मनोबल आपका क्षीण करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए लिखता है। उसका एकमात्र ध्येय होता है सत्य निष्ठा बरकरार रहे और आपके पास वह चीज जाए जिससे आपका ज्ञानवर्धन के साथ आपकी जागरूकता फैले। यही निष्पक्ष पत्रकारिता कही जाएगी। और इसको बरकरार रखने के लिए आपका प्रयत्न जो है लगातार जारी रहता है। हाँ, हम पूजते हैं उन लोगों को जो बड़े बड़े लेख लिखने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने योग्य है वो लोग। हर रोज स्तंभ, मैंने शुरू में ही बोला आज 0 डे है और स्तंभकार हाफमैन के नाम से ही यह डे मनाया जाता है। अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य के बारे में ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है जी। तो समाज आज भी उसी साहित्य से दिशा प्राप्त करता है, बचपन से लेके और अपनी यात्रा की समाप्ति तक, जीवन की संपन्नता तक व्यक्ति जो है कुछ न कुछ सीखता है। आपके बचपन में कोई ऐसी कविता, ऐसी कोई लाइन जो आज भी प्रेरणा प्रदान करती हो? छोटे क्लास की कुछ लाइन है कुछ जो आपकी स्मृतियों में जो आज भी प्रेरित करती हो? मुझे याद है वह कहानी, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना भी बड़ा आदमी हो जाऊं, लेकिन उस सड़क के आदमी से मेरा साम्य हो जाता है। वो था
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, निराला की कविता थी। ये बड़ी मर्माहत की है। और मैं जब भी सड़कों पर देखता हूँ कि बहुत दीनहीन दशा में लोग कैसे जीवन निर्वाह करते हैं, तो मुझे आत्मिक बोध होता है कि हाँ, अगर इनका जीवन इतना कठिन है और ये जी सकते हैं तो जीवन सचमुच में वो दिनकर जी का है ना, इस जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं न तो चिंतन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं न तो दर्शन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। जीवन जीना बहुत कठिन है। मैंने कविताएं तो जो लाइनें हैं, जो साहित्य की जो लाइनें हैं वो बड़ी बहुत प्रेरणा प्रदान करती हैं। जो है जीवन में बचपन में जो कविता बचपन में पढ़ ली जाती है वो उस समय भले ही उसका अर्थ न पता चले, लेकिन जीवन के आगे के क्षणों में जब भी जीवन झंझावातों से घिरा हुआ मिलता है तो उसमें वो लाइनें जो है, अब जैसे गिरधर कविराय की कुंडलियाँ, गिरधर कविराय जी की कुंडली जो आज भी गांव में कहा जाता है। जब भी कहीं कोई बात आती है तो लोग कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपने जग में हो थसाए, जग में हो थसाए चित्त में चैन न भावे, खान पान सम्मान राग रंग मन नहीं भावे। तो ये चीजें जो है आज भी जो है ये अनवरत जो है मतलब समाज को दिशा देने का वो बिल्कुल बिल्कुल आपने तो याद कर रखा है। बहुत सारी चीजें आप बराबर चर्चाओं में भाग लेते रहे, लोगों का व्यू भी जानते रहे। लेकिन अभी मैं कल 12 जनवरी 2-4 दिन पहले बीता है विवेकानंद का युवा दिवस के रूप में, और वो मैं पंक्ति बोलते बोलते रह गया था, एक दूसरी लाइन याद नहीं आ रही थी, अभी याद आ गई, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए कितना कुछ उन्होंने कहा। रुचिनाम वैचित्र्यादि ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम निर्णामी को गम्य त्वमसि पय सावर्ण इर। विवेकानंद ने इस श्लोक को इंग्लिश में परिभाषित कर दिया। इसका सिर्फ यह तात्पर्य है कि पर्वत श्रृंग, विभिन्न पर्वत श्रृंगों से के स्रोतों से निकली विभिन्न रुचियों की नदियां अंततः जाके सागर में ही विलीन हो जाती है। इसी प्रकार धर्म कोई भी कहीं से भी उत्पन्न हो, उसका उद्देश्य एकमात्र ईश्वर में विलीन होना है। मैक्स बुलर नाम का एक विद्वान, उनके पूरे उस वक्तव्य को, उस पूरे भाषण को शिकागो में जो उन्होंने दिया था सर्वधर्म सम्मेलन में, उसको जब उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने देशवासियों को पढ़ाया तो उनके पढ़ने लिखने सोचने चिंतन की दिशा ही बदल गई। विवेकानंद जी लौटे हैं, तमाम थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ खुली हैं यहाँ पर, तमाम रामकृष्ण मिशन खुले हैं, तमाम वहाँ पुस्तकों का जाल बिछा हुआ है, लोग पढ़ते हैं तो विवेकानंद की थ्योरी को जानते हैं। इस 2 पंक्तियों ने कमाल कर दिया। और इमर्सन ने लास्ट में लिखा, दिस ओनली थॉट ब्रॉट ट्रेमेंडस चेंज इन अमेरिकन फिलॉसफी। दिस ओनली थॉट ब्रॉट ट्रेमेंडस चेंज इन अमेरिकन फिलॉसफी। निर्णामिको गम्य तोमसी पैसामण रुचि नाम वैचित्र्य आदि ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम। ये उनका लिखा 40 श्लोक है, जिसको महिम्नो स्तोत्र कहा जाता है। 40 स्तोत्र, अच्छा, महिम्नो स्तोत्र कहा जाता है। साहित्य की चर्चा इसलिए मैंने थोड़ा सा वो कर दिया कि साहित्य समाज में इतना घुला मिला है। जैसे अगर हम धार्मिक आख्यानों की बात करें तो जब हम ग्रंथों के गूढ़ रहस्य को हर आदमी पढ़ के समझ नहीं पाता है, तो साहित्यकार अपनी भाषा में उसी चीज को समाज के बीच में रख देता है, और वह जो है कुछ ऐसी सीख दे जाता है कि वह जीवन में बिल्कुल एक अमिट छाप छूट जाती है उसकी। और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है बचपन से, जब हम पढ़ने जाते हैं, बचपन में हम जब स्कूल में जाते हैं वहीं से शुरू होती है। हम लोग भी जो है कविता पढ़े थे, आज भी जो है वो लाइन जो है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता एक बूंद कि ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़े, सोचने जी में यही फिर लगी, दैव मेरे भाग्य में है क्या लिखा, मैं बचूंगी या मिलोगी धूल में उठ गई उस काल, एक ऐसी हवा वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर शिव का था मुंह खुला वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर का अक्सर छोड़ना बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो कितनी प्रेरणादायक कविताएं हैं। बहुत हरिऔध जी की सोचिए आप, अब उनका हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन का पढ़े लिटरेचर, वो रेत के में खेलते 3 बच्चे। महादेवी वर्मा का देखिए, महादेवी वर्मा बचपन में ही उनकी काव्य प्रतिभा जागृत थी और वो अपनी माँ को देखती थी कि पूजा पाठ करते शिव जी को, वो भगवान गोपाल जी का भोग लगाते, क्या करती हैं, बस उसी पर उन्होंने 4 पंक्तियाँ लिख दिया
ठंडे पानी से नहलाती, उनका भोग हमें दे जाती, इस पर भी नहीं कुछ बोले हैं, माँ के ठाकुर बड़े भोले हैं। हाँ? ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इस पर भी कुछ नहीं बोले हैं, इनका भोग हमें दे जाती, इस पर भी नहीं कुछ बोलते हैं, माँ के ठाकुर बड़े भोले हैं। देखिए, उनके मन में बचपन से ही अंकुरित था काव्य प्रतिभा का बीज। बिल्कुल। तो वो बाद में लिखे, मैं नीर भरी दुख की बदली वाला कविता लिखा बिल्कुल है बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। अब आध्यात्म, माँ के आंचल पर लिखा है उन्होंने। अब चूंकि हम लोग गोरखपुर में बैठे हैं जी 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 और अध्यात्म पर भी चर्चा होनी चाहिए, जी जी जी। यद्यपि हम डेवलपमेंट पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपसे। हाँ। लेकिन चूंकि ये मौसम है, चूंकि आपने कहा कि 16 जनवरी शून्य दिवस है, हाँ लेकिन यह माघ का महीना है। हाँ अभी मकर संक्रांति भी हम लोगों ने मनाया है और मकर संक्रांति का संबंध गोरखपुर से है जी। और उस प्रयागराज से है और बीच में आपका काशी है। हैं, तो बड़ा ही पावन समय है। बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी से ही जो है शुरुआत कर लेते हैं अध्यात्म की। कितना श्रेयस्कर है मानव जीवन में, मानव जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए, मानव जीवन की ये बाद की जो यात्रा होती है उसकी श्रेष्ठतम गति। कैसे आप अपने क्रम पर आ जाते हैं और इतने सटीक सवाल करते हैं कि दिमाग मेरा एकदम जो है उछल पड़ता है इस सवाल को सुन करके। मैंने अभी महसूस किया, हॉपकिंस का भी, जेनिफर हॉपकिंस, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी पर किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिग बैंग थ्योरी है क्या? याज्ञवल्क्य और गार्गी की वही चर्चा है जिसमें उसने पूछा कि समस्त पार्थिव पदार्थों का लय अगर जल में है तो जल का लय किसमें है। इस तरह से वो कहते कहते अंत में अगर ब्रह्मलोक है, याज्ञवल्क्य ने कहा, तो ब्रह्मलोक का लय किसमें है? उसमें उन्होंने कहा गार्गी अब इसके आगे न बोलना, ते मूर्धा व्यापस्त, नहीं तो तेरी मूर्धा की छिन्न छिन्न भिन्न हो जाएगी। तब वो कहे कि महाशय मेरा आशय ये नहीं था कि आप क्रोधित हो जाए, मैं तो सिर्फ समय और उसका निर्धारण करना चाहती थी, उसका कहाँ तक विस्तार है। तब वो जब उनको महसूस हुआ कि मैं उग्र हो गया हूँ, और शास्त्रार्थ का एक था कि उग्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक और प्रसंग है। अष्टावक्र से और वो जो युवा सनत कुमार थे, उनसे जब राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हो रहा था, तो सवाल उठा कि अमरत्व क्या है। तो अमरत्व के लिए तमाम चीज़ें अष्टावक्र ने बताई, लेकिन सनत कुमार जो किशोर वय में लंगोटी पहने हुए 12 साल के बालक थे, उन्होंने कहा अप्रमाद ही अमरत्व है, प्रमाद की स्थिति न आवे वही अमरत्व है। और यही गार्गी ने चेताया याज्ञवल्क्य को अपने उस शास्त्रार्थ में, जो हॉपकिंस की थ्योरी पर डिपेंड करता है कि समय और उसका विस्तार कहाँ तक है। बिग बैंग भाई, शिवलिंग वो हुआ और वो आकाश तक चला गया, और वहाँ से वो कैसे कैसे केतकी का फूल गिर रहा था, और ब्रह्मा और विष्णु, वो कथाएं सभी लोग जानते हैं, पूरा भारतवासी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जब ये उनको एहसास हुआ याज्ञवल्क्य जी को कि मैं कुछ उग्र हो गया था, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा कि गार्गी ठीक है, तुम्हारा ये कहना ठीक है, लेकिन कोई ऐसा एक अक्षर है जिसमें समस्त सृष्टि का लय हो जाता है। अब वो गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने लिखा है यदमेक अक्षरम, मतलब एक अक्षर मैं ही हूँ, वह एक अक्षर हम लोग जैसा कि अनुमान करते हैं ओम ही होगा, वही तो एक अक्षर है। ओंकार में ही सब विलीन हो जाता है। इसीलिए तो अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उचित, उन्होंने कहा है कि अक्षर ही ब्रह्म है और हमारा जो स्वभाव है वही अध्यात्म है। तो अध्यात्म जीवन में जो है हर व्यक्ति महसूस करता है। तो कितना जरूरी है जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, कितना जरूरी है इसको अपने जीवन में आत्मसात करना, क्या कहेंगे? ये स्वतः आत्मसात हो जाता है जब आप जिस परिवेश में रहते हैं। जो रोज भागवत गीता सुनने जाएगा, श्रीमद् भागवत का तमाम जो लोग राजन जी की सभा में, प्रदीप मिश्रा जी की सभा में और बागेश्वर जी के सभा में बैठते हैं, वो ऐसा थोड़ी ना कि वो विद्वान है, उनकी कथाओं का श्रवण करके ही तो वो आत्मसात कर लेते हैं अध्यात्म को। बिल्कुल बिल्कुल। एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं। अब सबको समझ में आ गया कि अब शिव बाबा को एक लोटा जल ला तो उससे समझ में आएगा कि
कि उस धार का क्या महत्व है और क्यों चढ़ाया जाता है। नहीं तो वही है जो इसीलिए तो गोस्वामी जी ने भक्ति के जो नौधा भक्ति बताया उसमें आया है ना कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करो ज्ञान। इतनी सारी चीजें मेरे जेहन में कहाँ हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन आपके सवाल ऐसे क्रम से थे कि मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा पूरा चीज जो है रिदमिक हो गया, लय ताल से युक्त हो गया है। यानी आपने इतना बढ़िया सवाल किया है, मानना पड़ेगा। भागवत पुराण भी इसको बताता है कि नौधा भक्ति जैसे रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है वैसे इसमें आया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, यानी नौधा भक्ति को उसमें जो है बताया जो आत्मनिवेदन। हाँ, तो मतलब हमें लगता है कि जो हमारी आध्यात्म साधना है उसके लिए कोई एक मार्ग नहीं है, नहीं कुछ मार्ग नहीं, आप कहीं से भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। आप नागा साधु का दर्शन किए कम्बो में, अब नागा साधु के जीवन शैली क्या है, कैसे ये जीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में अक्सर ये उठ जाएगा सवाल। आप सोचते बैठते कि कैसे लोग बिता दिए और कितने उत्साह से ये शाही स्नान कर रहे हैं, गंगा जी को कोई जटा फेंक रहा है, कोई बूंदों को लहरा रहा है, क्या उनके अंदर उमंग है, क्या आनंद है, उनकी क्या अनुभूति है। पहले एक नागा लोग कहते हैं ना, नागा बाबा का दर्शन कर लो तुम्हें स्वर्ग ऐसे ही मिल जाएगा। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी आपने चढ़ाया कि नहीं? अब बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी बड़ी प्रिय है। महाराज जी के संरक्षण में कितनी सुखद अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति। और बाबा गोरखनाथ का उस जब क्षेत्र में आप पहुँचते हैं, इस बार तो इतनी व्यवस्था बढ़िया थी कि चौगुना भीड़ होने के बाद भी सब लोग निरंतर एकबद्ध एक ताल एक क्रम में होकर के दर्शन कर रहे थे और खिचड़ी चढ़ा रहे थे। और हम लोग भी गए थे, हम लोगों ने महाराज जी से भी मिला, क्योंकि मीडिया लोगों को वो थोड़ा सा प्रमुखता देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट या कुछ नहीं। हमारी पहचान है ना गोरखपुर का खिचड़ी जो है गोरखनाथ, हमने तो लिखा है, हमारी कुछ खुद की लाइन है कि हम बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर के वासी हैं। संक्रांति पर्व खिचड़ी मेला मेरी पहचान निराली है भीम सरोवर कुंड यहाँ सब व्याधि विनाशक पानी है, धूनी की राख प्रसाद यहाँ जन जन इसका अधिकारी है ताल रामगढ़ अति सुंदर नौकायन दृश्य नजारा है, अध्यात्म ज्ञान का सागर गीता प्रेस हमारा प्यारा गीता प्रेस पता गया पूरा। राजघाट पर रामघाट राप्ती तट पावन धारा है, बुद्ध लिए अवतार लुम्बनी शयन भी कुशी नारा है, मगहर की धरती है कबीर जन जन ने इसे पुकारा है, बिस्मिल ने चूमा फंदा बंधु वीर सिंह अभिमानी है। गोरखनाथ गीता प्रेस भीम सरोवर का आपने उल्लेख किया, भीम सरोवर में जो साउंड एंड लाइट, ये योगी जी की महिमा है कि इसको कितना संवार दिया इस गोरखपुर को उन्होंने, कि भीम सरोवर हो या रामगढ़ ताल हो, आप मंत्र मुग्ध होकर के इसका साउंड एंड लाइट प्रोग्राम देखेंगे। और तो और जो विस्तार हुआ है गोरखपुर का, अभी आपने शुरू में कहा था कि हम लोग गोरखपुर की भी चर्चा करेंगे, तो आप देख लीजिए वीर बहादुरपुर स्टेडियम में एक मल्टीपर्पज हॉल बहुउद्देशीय क्रीड़ा स्थल बन रहा है, जिसकी 1 करोड़ लागत से उसकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल। और जब वो हो जाएगा तो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की कला प्रतिभा देखने का एक स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा। वो गोरखपुर में हो रहा है। पहले से ही आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पुरातात्विक अवशेषों के लिए चिड़ियाघर और नक्षत्रशाला, और अब तो सड़कों का विस्तार, तो आप फ्लाईओवर्स देख सकते हैं, अंडर पासेस देख सकते हैं, क्या नहीं है गोरखपुर में। और सबकी देन योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, इसलिए सब है। योगी जी एक तार जिए चले जा रहे हैं बिना पीछे मुड़े। मतलब गोरखपुर का समृद्धि जो आधुनिक स्वरूप है, अब वह बिल्कुल एकदम अब ये शहर जो है गर्व होगा आपको। उत्तर प्रदेश के किसी भी बड़े शहर का मुकाबला करने के लिए आपको गर्व होगा। मेरे ही बैंक रोड पर देखिए, पानी उलट करके प्रेस में चला आता था, आज देखिए आप पैदल भी चलेंगे तो कितना आनंद मिलेगा इस सड़क पर। बिल्कुल। चर्चा के अंत में तो मैं थोड़ा सा योगी जी को महिमा मंडित करूंगा कि कबीरदास जी ने उनके लिए जैसे व्यक्तित्व के लिए ही लिखा है कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं भी हो गई लाल। अगर गोरखपुर को योगी जी अगर अपने नज़र से देखें तो वो भी समझेंगे कि हाँ
जो मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया वही इतना सुंदर होकर के चमचमा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि वाइंड अप का समय है, हम लोग चलते चलते, चूंकि माघ का जिक्र बार बार मैंने किया, हाँ। और अगर कुंभ की चर्चा न करें हाँ। तो ये हमारी चर्चा कहीं अधूरी हो जाएगी। तो जो महाकुंभ है इस समय जो है, महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद जो है उस प्रयाग में जो है, वो प्रयाग की पावन धरा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से वो पूरे संपूर्ण मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें शंकर भगवान से सभी देवी देवता सब लोग सवाल कर रहे हैं कि आदमी को अपने पापों से मुक्त होने का कोई एक मार्ग बताइए जिससे वो पाप मुक्त हो जाए। तो उस वीडियो में शंकर भगवान के मुख से निकलता है कुंभ। तब वो लोग कहते हैं परिभाषित कीजिए, तो बताते हैं वो कि फला जगह। तो उन लोगों ने सवाल किया कि प्रयागराज ही क्यों है? तो त्रिवेणी का संगम है और तमाम चीज़ों से उन्होंने निदान किया। माघ कवि की एक रचना है, माघ का जिक्र हो रहा है तो माघ कवि की भी बात बता। क्षणे क्षणे यन्नामुपयति तदैव रूपम रमणीयताया। अमृत बूंदे गिरी, कई जगहों पर गिरी, नासिक में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, प्रयागराज में भी लगता है। तो क्षण क्षण परिवर्तनशील है, वही सबसे सुंदर है। ये माघ कवि कहते हैं क्षणे क्षणे यन्नामुपयति तदैव रूपम रमणीयताया, वही रमणीक है। आज कुंभ में लोग जा रहे हैं, खाली डुबकी मारे थोड़े, आनंद का अनुभूति भी कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं खुद अपने दादा और अपने चाचा के साथ एक बार नहाने गया था त्रिवेणी पर। भोर में ही 4 बजे से उठ करके हम लोग कतारबद्ध होकर गए। गर्म धारा उस समय रहती है, भोर की धारा गरम गरम मिलती है। और नहाने के बाद जो पाँव फट रही थी और दर्शन वो लगा कि कौन से क्षेत्र में हम कहाँ हैं। मतलब दिव्य अनुभूति, स्वर्गिक भावों का पृथ्वी पर अवतरण देखना हो तो कुंभ में जाके देख ले कोई। वाह, बस वही है कुंभ। और मैंने माँ कवि की कविता भी बता दिया। है कि वह जैसे है कि यह महादेव की धरती है, हाँ। काशी जिनकी प्रिय नगरी है, हाँ। जिसको थामे है शेषनाग माँ गंगा निर्मल करती है तीर्थराज प्रयाग, यहाँ हर साल स्वर्ग बन जाता है। जी। पूरे भारत का दृश्य यहाँ हर वर्ष प्रकट हो जाता है। आते हैं जन जन दुनिया से, सुख शांति उन्हें मिल जाता है। द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग साक्षात प्रकट हो जाता है। सही। हर घर में गंगा जल यहाँ का औषधि बनकर जाता है। जब काम शुरू हो शुभ घर में गंगा जल छोड़ा जाता है। इतना आदर सम्मान भाव, माँ गंगा मेरी प्यारी है। यह सुंदर भारत देश हमारा, महिमा इसकी न्यारी है। बहुत सुंदर जो है अखिलेश जी, बहुत सुंदर वार्तालाप हुई। बड़ी इच्छा थी हमारी कि आपसे मैं बात करूं, क्योंकि आप जो है, मैंने शुरू में ही अपने इंट्रो में ही बता दिया कि आप साहित्य, अध्यात्म और आधुनिकता के आप सम्मिश्रण हैं। तो अब पूरा आपने जो है सब कुछ। श्रोताओं से मैं एक ही हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि देखिए, दृष्टि मर्मज्ञ में होती है, मर्म स्थल में नहीं होती है। अगर ये मर्मज्ञ होते न होते तो मेरे तक आते कैसे? और इतनी बातें जो यदा कदा कहीं स्कैटर्ड है मेरे माइंड में, वो तारतम्य में सज जाएंगी। ये तो लड़ी पिरोने का काम है, माला बनाने का कार्य कर लिया इन्होंने, गूंथ दिया माला। तो दर्शकों श्रोताओं, ये आपसे सम्मुख किया इन्होंने, इनकी महानता है। और हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा लगे, जो भी जितने लोग भी सुन रहे हों उनको मेरा बहुत अखिलेश जी, आपने अपना समय निकाला और बिल्कुल इस व्यस्ततम समय में आपने हमसे बातचीत की और अपने कार्यालय में आपने बैठ के बातचीत किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।